बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 19 मई है। कल यानी कि हफ्ता 18 मई को लाहौर में एक नीम सरकारी तकरीब का एहतमाम हुआ। इस वीडियो में बात करेंगे इस नीम सरकारी तकरीब के हवाले से। और नीम सरकारी मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान की कोई मीटिंग तो नहीं थी, लेकिन इस मीटिंग में क्योंकि फॉर्म 47 वाले वज़ीर-ए-आज़म और फॉर्म 47 वाली वज़ीर-ए-आला पंजाब मौजूद थी, तो ये इंस्ट्रक्शंस थी। तमाम टेलीविज़न चैनल्स ने इसको कट किया। इस तकरीब का मकसद क्या था और क्या इस तकरीब का जो हदफ था वो पूरा हो पाएगा या नहीं। ये तकरीब जो है ये थी मुस्लिम लीग नवाज़ की सेंट्रल वर्किंग कमेटी, जिसमें तय ये करना था कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को दोबारा मुस्लिम लीग नून का सदर बना दिया जाए। और फैसला ये हुआ कि 28 मई तक शहबाज शरीफ जो कि सदारत से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं वो कायम मकाम सदर रहेंगे, और 28 मई को नवाज़ शरीफ जो है उनको मुस्लिम लीग नून का सदर बना दिया जाएगा। अब मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो है उन्होंने यहाँ पर खिताब भी किया। बेसिकली ये जो तकरीब थी ये तकरीब थी कि री-लॉन्च किया जाए मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान के अवाम के सामने। आपको पता है कि जब कोई प्रोडक्ट बिकना ख़त्म हो जाए, लोग उसके ऊपर नज़र डालना छोड़ दें, उसकी ख़रीदारी बंद कर दें, उसको लिफ्ट कराना छोड़ दें, और वो किसी भी स्टोर के शेल्फ़ में पड़ी हुई गर्द समेटने लग जाए, तो फिर जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी होती है वो कोशिश करती है कि इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, इसे जाज़िब नज़र बनाने के लिए, इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसकी पैकेजिंग तब्दील कर दो, इसका रैपर तब्दील कर दो, ज़रा उसमें रंग भर दो ताकि लोगों की नज़र उसके ऊपर पड़े, उनको लगे कि कोई नई चीज़ सामने आई है। या फिर जो है वो उस पर उसकी मिकदार जो है वो थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है कि 20% एक्स्ट्रा, या फिर सेल लगा दी जाती है, उसकी कीमत कम कर दी जाती है, या फिर उसके साथ कोई और छोटी सी किसी शैम्पू का साशे जो है वो चिपका के कहा जाता है कि अगर ये ख़रीदेंगे तो साथ में ये फ्री मिलेगा। तो बेसिकली ये तकरीब थी कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को दोबारा लॉन्च किया जाए। लेकिन मियां साहब ने जो तकरीर फरमाई है वहाँ पर, उस तकरीर का ज़रा तज़करा करेंगे कि उस तकरीर में क्या था क्या नहीं था, और क्या मियां साहब ने जो उसमें फड़ियाँ मारी और फिर वो पकड़े गए। क्योंकि मियां साहब हैं बदकिस्मती से उस दौर के जहाँ पर रुक्के लिखे जाते थे, रेडियो का ज़माना था जिस वक्त उन्होंने सियासत का आगाज़ किया। टेलीविज़न आ चुका था लेकिन इतना मकबूल नहीं था। लेकिन अब जो दौर है ये दौर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये दौर है सोशल मीडिया का, और यहाँ पर अगर आप झूठ बोलते हैं तो झूठ बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी पकड़ा जाता है। तो मियां साहब ने जोश खिताबत में ऐसी ऐसी बातें की, कुछ तो झूठ बोले, कुछ जो है वो अधूरे सच बोले, तमाम झूठ नहीं बोले, कुछ बातें ज़ाहिर है कि, और कुछ सवाल शिकवे जो हैं उनके बजा भी हैं, दुरुस्त भी हैं, लेकिन वो जिसको इसका मूरद इल्ज़ाम ठहराना चाहते हैं वो टारगेट जो है वो गलत था। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की तकरीर, और क्या मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को री लॉन्च करना जिस तरीके से किया जा रहा है, क्या ये कामयाब होगा या नहीं, इस सवाल के ऊपर तो मैं इस वीडियो के आखिर में बात करूंगा। पहले मैं ज़रा आपको बता देता हूं कि मियां साहब ने जो इसमें फड़ियाँ मारी, झूठ बोले, आधे सच बोले, तस्वीर का एक रुख दिखाया, उसके ऊपर एक अवामी सो मोटो हो गया। आपको पता है सोशल मीडिया के ऊपर फिर लोग क्या करते हैं, लोग पुराने क्लिप्स निकाल कर, और मियां साहब ने इस तकरीर के दौरान जिस शख्स को अपने गवाह के तौर के ऊपर पेश किया कि ये भी वहाँ पर मौजूद थे, उसी बंदे के क्लिप्स निकल कर वायरल हो गए कि मियां साहब जो हैं वो जो फरमा रहे थे वो बेसिकली वो झूठ बोल रहे थे, या फिर उनकी याददाश्त का बहुत शदीद कोई मसला हो गया है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, और मियां साहब जो हैं वो गुफ्तगू के दौरान भूल जाते हैं कि वो किस ज़माने में खड़े होकर बात कर रहे हैं। मियां साहब ने तकरीर क्या की, तकरीर लंबी चौड़ी है, मैं ज़रा चाहता हूं कि मैं इस सारी को जो है वो आपके सामने वन बाय वन रखूं, और कुछ जो मिसिंग लिंक्स हैं उनको भी पूरा करने की कोशिश करूंगा। तमाम तो नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करता हूं कि जितने मिसिंग लिंक्स हैं उनको ज़रा पूरा कर सकें। मियां साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप यहाँ पर हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, तमाम लीडरशिप यहाँ पर मौजूद है, आज बड़े अरसे के बाद हम इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा, मियां साहब की तकरीर में ड्रामा भरपूर था। ड्रामे में आपको पता है कि एथोस, पेथोस, लोगोस और ट्रेजेडी एक परफेक्ट ट्रेजेडी बनाता है। तो मियां साहब ने कहा कि जाहिर है कि बताएं कि हम कितने जो है वो गमों के दरियाओं से और आग के दरिया अबूर करके इस मकाम पर पहुँचे। तो उन्होंने कहा कि आज बड़े अरसे के बाद हम इकट्ठे हो रहे हैं, बहुत अरसा हम जुदा रहे हैं, मैं कहीं था, कोई कहीं था, कोई जेल में था, कोई नज़रबंद था, कोई मुल्क से बाहर था, कोई मुल्क में रहकर बुरे हालात फेस कर रहा था, किसी के बेटे को गिरफ़्तार किया जा रहा था, किसी की बेटी को गिरफ़्तार किया जा रहा था, किसी के भाई को, और बड़े बड़े संगीन झूठे वाक़यात में गिरफ़्तार किया जा रहा था। ये आंखों देखा वाक़या है, और यहाँ वो सब बैठे हैं जिन्होंने वो मुकदमात भुगते हैं, और उन सब पर मुझे बहुत नाज है।
इन सब को दिल की गहराइयों से प्यार भरा पैगाम देना चाहता हूँ। आप मुस्लिम लीग नून के बेहतरीन लोग हैं, भट्टी से निकला हुआ सोना है, बल्कि सोने में तोलने के लायक हैं, जिन्होंने मुझे छोड़ने का नहीं सोचा, ऐसे मुकद्दमात भी भुगते जिनकी सज़ाए मौत हो सकती थी। जुर्रत के साथ हालात का मुकाबला किया। आज वही जेलों में डाले हुए लोग, हमारे भाई, हमारे कारकुन, आज दोबारा असम्बलियों में आकर बैठे हैं। कोई वज़ीर-ए-आज़म है, कोई वज़ीर-ए-आला है, कोई स्पीकर है, कोई वज़ीर है, कोई मशीर है। अल्लाह ने फिर मेहरबानी की। मियाँ साहब अल्लाह ने मेहरबानी की या फिर आपने जिनसे डील की उन्होंने मेहरबानी की। बहरहाल मियाँ साहब ने जो है वो यहाँ पर जिन लोगों के मुकद्दमात का तज़किरा किया, ये आधा सच है। अभी जिन लोगों के ऊपर मुकद्दमात हैं, लोगों के जहन में वो सवालात मौजूद हैं, उसके ऊपर मियाँ साहब की तकरीर में कुछ नहीं था। अच्छा, मियाँ साहब ने आगे कहा कि झूठे मुकद्दमात एक्सपोज हुए, लेकिन दुख की बात है 1990 से बात की शुरू की शहबाज शरीफ ने। ये वो दौर था जब हमारी पहली मरतबा मरकज़ में हुकूमत बनी, तो उसमें जो हमने एक एजेंडा बनाकर मुल्क की तरक्की पर काम शुरू किया। मुझे ज़रा समझाया जाए कि हमारी हुकूमत का तख्ता क्यों उलट दिया गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, वजह क्या थी? वजह मुझे आज तक इसकी वजह समझ नहीं। अच्छा, एक तो मियाँ साहब को ना वजह नहीं समझ आती। कुछ वजूहात हैं जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस पुराने दौर के बजाय ये ज़रा थोड़ा सा जो रीसेंट पास्ट है ना, इसका ज़रा तज़किरा कर लेंगे। क्योंकि मियाँ साहब के मुताबिक, या जब आप उनकी तकरीर सुनते हैं या मुस्लिम लीग नून के लोगों की बात सुनते हैं, तो आपको लगता ये है कि जैसे वाहिद कोई शख्स मुहिब वतन है तो वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, और कोई जमात अगर मुहिब वतन है जिसने मुल्क की तरक्की के लिए काम किया, वो मुस्लिम लीग नवाज़ है। उसके अलावा सब के सब इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की अदलिया और दीगर सियासी जमातें, वो तमाम की तमाम मुल्क दुश्मन हैं। और वो ये चाहते थे कि मियाँ नवाज शरीफ क्योंकि इस मुल्क को तरक्की करवा रहा है और पाकिस्तान एक सुपर पावर बनने वाला है, लिहाजा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को ऐसा करने से रोका जाए। कहीं ये ना हो कि मुल्क तरक्की कर जाए, कहीं ये ना हो कि हमारे हालात ज़िंदगी बेहतर हो जाएँ तो बाकी सारे जो हैं उस मुल्क दुश्मन थे। ये है बेसिकली उनका मतमा नज़र। मियाँ साहब कहते हैं कि मुझे ज़रा समझाया जाए कि हमारी हुकूमत का तख्ता क्यों उलट दिया गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ वजह क्या थी। मैं उन लोगों के नाम भी नहीं लेना चाहता। अगर वो सिलसिला जारी रहता तो आज हम दुनिया की बड़ी ताकत बन चुके होते, एशिया में कम से कम तीसरे या दूसरे नंबर पर होते। इतना बेहतरीन टेक ऑफ कर चुका था मुल्क, मेगा प्रोजेक्ट बन रहे थे, मोटरवेज बन रही थी जिसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। हमारी वो है कर्ज़ की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। मियाँ साहब ने जो वो IPPs और वो जो सारे मुआहदे, आज भी कैपेसिटी चार्जेस के मद में अरब रुपए ठगा जाता है पाकिस्तान के अवाम की जेबों से, वो मियाँ नवाज शरीफ के लगाए हुए मंसूबे थे। भारत आगे मियाँ साहब जो है ना वो ये कहते हैं कि बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे थे, मईशत बढ़ रही थी, फिर एक तलवार पाकिस्तान पर चली, हम अपोजिशन में थे, फिर मुश्किलात झेली। 1997 में अल्लाह ने फिर मौका दिया, हमने उसी स्पीड से आगे बढ़ना शुरू किया। हमने सिर्फ इकॉनमी में नहीं बल्कि दिफा में आगे पाकिस्तान को लेकर आए, एटमी कुव्वत बनाया, 5 अरब डॉलर्स नहीं लिए, रिश्वत दी जा रही थी, एटमी धमाके किए। नतीजा ये निकला कि परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगा दिया और वज़ीर आज़म को हाईजैकर बना दिया। यानी कि मियाँ साहब ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के फ़ौज के सिपह सालार परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं, उन्होंने फ़ैसला ये किया कि क्योंकि इस शख्स ने पाकिस्तान को एटमी मुल्क बना दिया है, एटमी कुव्वत बना दिया है, तो नतीजतन जो है मार्शल लॉ लगा दिया जाए पाकिस्तान के दिफा को। इसने नाकाबिले तस्खीर क्यों बनाया? मियाँ साहब कोई कहानी नहीं सुनाते। वो कहते हैं कि क्योंकि मैंने एटमी धमाके किए थे तो पाकिस्तान की फ़ौज तो ये नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान एटमी मुल्क बन जाए, तो उन्होंने फिर मार्शल लॉ लगा दिया। आगे वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म को हाईजैकर बना दिया। सुबह वज़ीर आज़म था, रात को हाईजैकर था, 27 साल की सज़ा सुनाई गई। हुकूमत ने इस सज़ा को सज़ाए मौत में बदलने के लिए मुकदमा दायर किया। 7 साल के लिए मुल्क बदर कर दिया। मुल्क बदर नहीं किया गया था, आप डील करके साइन करके गए थे पाकिस्तान से बाहर। 10 साल पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा ना लेने का वादा करके गए थे, सऊदी अरब ने गारंटी दी थी। आपने सारी कहानी जो है वो बिल्कुल ही बहरहाल कहते हैं मुल्क बदर कर दिया। जिला वतनी हुई, फिर हम वापस आए 2013 में, फिर हमारी हुकूमत आई और मियाँ साहब ने बिल्कुल इसमें नहीं बताया कि उन्होंने इस दौरान काला कोट पहनकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ख़िलाफ़ क्या साजिशें की। इनके भाई ने पंजाब में वज़ीर आला होते हुए वो जो खाकी सूट पहनकर मीनार पाकिस्तान में हाथ का पंखा लेकर लोड शेडिंग के ऊपर एहतजाज का सिलसिला शुरू किया था। पहला बजट इन्होंने दिया था पीपल्स पार्टी की हुकूमत का, और उसके बाद पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो इन्होंने साजिशें की, यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ साजिशें की, जो इन्होंने पंजाब में हुकूमती सरपरस्ती में सड़कों को उखाड़ा,
एहतजाज के नाम पर रेलवे स्टेशंस को आग लगाई, ये सब कुछ किया। ये सब कुछ होता रहा बिकॉज मियाँ साहब चाहते थे, डेस्परेटली चाहते थे कि वो ही मेक हिज वे बैक इनटू पावर। भारत आगे मियाँ साहब कहते हैं, और फिर वो जो इमरान खान के हवाले से जो दावा किया उन्होंने वो बड़ा ही दिलचस्प है। आगे कहते हैं जनाब 2013 में फिर हमारी हुकूमत आई, सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले हुकूमत सवाल कर नवाज शरीफ कहाँ जाता है? नवाज शरीफ जाता है बन्नी गाला। किसको मिलने? इमरान खान को, जो 35 पंक्चर की रट लगा रहे थे उनके पास, कि चलो इमरान साहब, इलेक्शन तो अल्लाह के फजलो करम से हम जीत गए हैं और आप अपोजिशन लीडर हैं, हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। अब देखिए मियाँ साहब ने लोगों पे साबित करने की कोशिश की कि ये होता है लीडर, जिसने जाके इमरान खान को कहा कि अल्लाह के फजलो करम से हम तो इलेक्शन जीत गए हैं, आए अब हाथ में हाथ डालकर जो है वो आप अपोजिशन लीडर हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालें और आप भी एक मस्बत किरदार अदा करेंगे। 35 पंक्चर वाली बात दुरुस्त नहीं है, इससे आप बाहर निकलें और मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर पाकिस्तान की खिदमत करें। तो मेरे सामने ये सब लोग बैठे हुए थे, वहाँ पे जहांगीर तरीन साहब भी वहीं बैठे हुए थे, इनके सरकर्दा लीडर भी वहाँ बैठे हुए थे, इरफान सदीकी वहाँ पे बैठे हुए थे इस मीटिंग में। तो इरफान सदीकी ने अपना हाथ हिलाया कि मैं भी सी। तो कहते हैं कि इरफान सदीकी साहब भी बैठे हुए थे, झगड़ा साहब आप भी बैठे हुए थे और चौधरी निसार अली खान भी वहाँ थे। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम करेंगे, हम तैयार हैं, और उठने लगे। तो उन्होंने यानी कि इमरान खान ने कहा कि हमारी ये बन्नी गाला की सड़क बना दें आप। वो मैंने 15 दिन में बन्नी गाला की सड़क बना दी। मैं आपको हकाइक बता रहा हूँ, सच कहता हूँ, क्योंकि झूठ की आदत नहीं मुझे। मियाँ साहब ने जनाब बड़ा मिसरा जो है वो फेंका ऑडियंस की तरफ। मियाँ साहब ने जो गुफ्तगू की है ना, इस गुफ्तगू को झूठा बड़े बदतरीन तरीके से बैडली एक्सपोज्ड, ये जो बात मियाँ साहब ने की है कि उन्होंने ये किया। ये इरफान सदीकी साहब उसी मीटिंग के हवाले से जो फरमा रहे हैं वो मैं आपको सुनवा देता हूँ। फिर बशीर चौधरी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उर्दू न्यूज़ के साथ काम करते हैं, उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया कि उनको क्या बताया इरफान सदीकी ने और बाकी लोगों ने कि वो मुलाकात किस मकसद से थी, क्यों की गई थी। ये ज़रा सुने ये क्या कह रहे हैं इरफान सदीकी। खान के यहाँ गए हैं तो कुछ चाय पीने तो नहीं गए थे ना, सिर्फ हमने 2 घंटे वहाँ गुजारे। मुझे पता चला कि आपने बनी गाला की रोड डिस्कस की है, पता नहीं की बात। मैं देखें आज आपके प्रोग्राम में पहली दफा बताऊं कि उन्होंने इमरान खान ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि मेरी रोड ठीक करा, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जब वापस जाते हुए नवाज शरीफ गुजर रहे थे तो कहने लगे यार ये सड़क बड़ी खराब है, उन्होंने उसी वक्त CDA को कहा कि सड़क बनवाई। इमरान का मुतालबा नहीं था, लेकिन आपने खुद जेस्चर दिया कि यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि नवाज शरीफ कह रहे हैं कि उस मीटिंग में इमरान खान ने कहा कि मेरे ये घर की सड़क बना दो, तो फिर वो मैंने बनवा दी। ये इरफान सदीकी कह रहे हैं कि हम तो ये करने नहीं गए थे, वहाँ पे तो हम कुछ और बात करने गए थे, और इमरान खान ने बिल्कुल ये मुतालबा नहीं किया। मियाँ साहब जब वापस आ रहे थे उन्होंने कहा ये सड़क बड़ी ख़राब है और उन्होंने CDO को कह के वो सड़क बनवा दी। अच्छा, बशीर चौधरी साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया, जब इसके ऊपर नून लीग वालों ने बहुत ज़्यादा ट्वीट्स किए। बशीर चौधरी ने कहा कि मियाँ साहब की याददाश्त थोड़ी इधर उधर हो गई है। मियाँ साहब चौधरी निसार और इरफान सदीकी के हमरा तालिबान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ्त, मुतालबात और उससे जुड़े दीगर मामलात पर मशावरत के लिए गए थे। इरफान सदीकी साहब ने मुज़ाकरात के बारे में ब्रीफ़ किया था। उस दिन खिलाफ मामूल इमरान खान ने मैरियट से चाय पैटीज़ मंगवा कर पेश की थी। उठते वक्त नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो लाजमी बताएं। तो इमरान खान ने कहा कि बन्नी गाला की सड़क जिसे कोरंग रोड कहते हैं वो बनवा दें, जो अगले ही रोज़ बनना शुरू हो गई थी। अच्छा, अब यहाँ पे बशीर चौधरी साहब को इरफान सदीकी ने डिफरेंट बात बताई है, नवाज शरीफ डिफरेंट बात करें, वो मुलाकात मुख्तलिफ उससे थी। ये बातें इरफान सदीकी साहब ने मुझे ज़ाती तौर पर बताई थी, फिर मेरे साथ एक इंटरव्यू में ऑन द रिकॉर्ड भी बोला था। इस मुलाकात में खान चप्पल का जिक्र भी हुआ था और मियाँ साहब ने इस पर खान साहब को जुगत भी लगाई थी। बहरहाल ये बशीर चौधरी ने ट्वीट किया, लेकिन मियाँ साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे इसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि मैंने तो ये सब कुछ किया। लेकिन आगे मियाँ साहब कहानी सुनाते हैं। मियाँ साहब कहते हैं कि 15 दिन में बनी गाला की सड़क बना दी। मैं आपको हकाइक बता रहा हूँ, झूठ की आदत नहीं है मुझे, वो बना दी हमने। उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, लंदन चले गए मोहतरम इमरान साहब, लंदन फिर चौधरी परवेज़ इलाही भी पहुँच गए, लंदन में मौलाना ताहिरुल कादरी भी पहुँच गए, लंदन में जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब भी पहुँच गए, और फिर वहाँ बैठकर उन्होंने वो जाल बुना साजिश का, और फिर आकर धरनों का सिलसिला शुरू कर दिया। मैंने कहा कि अभी तो चंद दिन पहले मैं मिलकर आया हूँ, इन्होंने ये शुरू कर दिया है। क्यों? कुछ समझ नहीं आई।
कहाँ से उनको इशारा मिला, क्या मिला, कैसे मिला, क्यों मिला, बता दो पहले यार हमें। कम अज़ कम इतना तो ख्याल करो कि नवाज़ शरीफ हमारे पास आया था, हमारा कम अज़ कम इखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि हम नवाज़ शरीफ को जाकर मिलें और कहें कि आप आए थे, हमें ये एतराज़ है, हमें इन चीज़ों पर आपसे इख्तलाफ है, हम धरने शुरू करने लगे हैं। भाई मैं इधर आया हूँ, उधर आया हूँ और आप मेरी कमर में खंजर घोंप रहे हैं कि वहाँ आप मुझे कह रहे हैं कि बिल्कुल हम ताउन करेंगे और यहाँ इस्लामाबाद में डी चौक पर आपने धरना शुरू कर दिया। अच्छा, ये जो मियाँ साहब कहानी सुना रहे हैं ना, इसमें मियाँ साहब ने बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात की है। वो जो मुलाकात है, जितने भी लोग हैं मुझे बताते हैं कि जनरल कियानी वो जो ऑपरेशन था तालिबान के टीटीपी के हवाले से, उसके लिए इमरान खान की एक पोजीशन थी और उस पर उनको जो ऑपरेशन है और उन मामलात के ऊपर बातचीत करने के लिए गए थे। उसी कॉन्टेक्स्ट में वो मीटिंग थी और यहाँ पर मियाँ साहब ने जनाब उसको बिल्कुल ही डिफरेंट रंग देकर बयान किया, जो बहरहाल गलत साबित हो गया। लेकिन मियाँ साहब को जो समझ नहीं आ रही ना कि ये क्या हुआ था उनके साथ। मियाँ साहब ने एक शख्स है जिनको लगाया था इंडिया में पाकिस्तान का हाई कमिश्नर अब्दुल बासित, उनकी एक किताब है हॉस्टिलिटी। फिर उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी थे मियाँ साहब के, उनका नाम है एजाज़ अहमद चौधरी, उनकी किताब है डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स। और फिर उनके दौर में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा थी तस्नीम असलम साहिबा, जो स्पेशल सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स रिटायर हुई, उनका मेरे साथ एक इंटरव्यू है। इन तीनों को आप ये 2 किताबें पढ़ लें, तस्नीम असलम साहिबा का इंटरव्यू देख लें। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ एक सोलो फ़्लाइट ले रहे थे रियासत से, रियासती इदारों, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज से हटकर। वो ये चाहते थे, उनका एक यानी कि उनकी ये सोच थी कि इंडिया के साथ हमें ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, एंड देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। लेकिन मियाँ साहब का जो गो अबाउट था वो सरेंडर वाला था। मियाँ साहब ने मना करने के बावजूद, डिफरेंट राय होने के बावजूद नरेंद्र मोदी की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत का फ़ैसला किया, सोलो फ़्लाइट ली। मियाँ साहब ने वहाँ पर जाकर मुलाकात नहीं की हुर्रियत लीडरशिप से, ताकि इंडिया नाराज़ ना हो जाए। ये रिवायत रही कि कोई भी पाकिस्तानी जाएगा तो वहाँ पर हुर्रियत लीडरशिप से मुलाकातें करेगा। उसके अगेंस्ट उन्होंने वहाँ पर उनके बिज़नेस टाइकून्स के साथ मुलाकातें की, उनके सहाफ़ियों के साथ मुलाकातें की। इस सारे मामले के ऊपर फिर आगे, यानी कि ये सारी कहानियाँ बिल्कुल जुड़ी हुई है। सबको मालूम है कि क्या हुआ उस दौर में। ऊफ़ा में, रूस के शहर ऊफ़ा में मियाँ साहब ने कश्मीर वाले मामले पर सरेंडर किया। जॉइंट कम्युनिके सबको मालूम है कि क्या हुआ। मियाँ साहब की खटमंडू में एक खुफिया मुलाकात के बड़े चर्चे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट से आंखें बचाकर कि फ़ौज को पता ना चले कि मैं पिंगे बढ़ा रहा हूँ नरेंद्र मोदी के साथ। अच्छा, इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करना, नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकातें करना, इसमें कोई मज़ायका उस तरीके से नहीं है। लेकिन मियाँ साहब का तरीक़ाकार चोरों वाला था। आप अपने मंशूर में ये ज़ाहिर है कि इंडिया के साथ मामलात पाकिस्तान का एक बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, कश्मीर वाला मामला है, ये तमाम बड़े हसास मौज़ूआत हैं। आप आवाम को एतमाद में नहीं लेते, आप इस नाम पर वोट नहीं लेते, आप इस मामले के ऊपर तमाम इदारों को ऑन बोर्ड नहीं रखते, लेकिन आप सोलो फ़्लाइट लेना चाहते हैं। शोडी किस्म की बिहाइंड द क्लोज डोर कर्टन्स, पर्दों के पीछे आप डील्स करना चाहते हैं। सबको मालूम है सजन जंदल वाली कहानी, सबको मालूम है कि किस तरीके से हाई कमिश्नर अब्दुल बासित को फ़ोन जाया करते थे कि फ़लाँ को वीज़ा जारी कर दो, फ़लाँ को, और कुछ लोग बग़ैर वीज़ों के भी आ जाया करते थे। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में लैंड किए 25 दिसंबर, मियाँ साहब की बर्थडे भी थी, उनकी नवासी की शादी भी थी, और पाकिस्तान में किसी को नहीं पता था कि वो नरेंद्र मोदी जो कि काबुल में पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वो वहाँ से उड़ेंगे, लाहौर में लैंड करेंगे, वीज़ा उनको जो है वो ऑन अराइवल उनके पूरे डेलीगेशन को इशू किया जाएगा। पाकिस्तान का फॉरेन सेक्रेटरी भी इस बात से लाइल्म था। फिर कुलभूषण यादव वाला मामला, दीगर बहुत सारे मामलात हैं, मैं उस डिटेल में जाऊंगा। लेकिन मियाँ साहब के ख़िलाफ़ रियासत की या रियासती इदारों की, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस के मामलात, पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं उसके हवाले से डॉन लीक्स 1, डॉन लीक्स 2 एक बहुत बड़ी चार्जशीट थी, और बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है कि उस वजह से भी हो रही थी कि मियाँ साहब पाकिस्तान की प्रिंसिपल्ड पोजीशंस को वीक कर रहे हैं। और आज उस सारे मामले का, खैर मामला परवेज़ मुशर्रफ के वक्त से शुरू हुआ था तो डिबेट बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मियाँ साहब के ख़िलाफ़ एक बड़ी तगड़ी किस्म की चार्जशीट मौजूद थी और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें यकीनन हो रही थी। और मियाँ साहब ने फिर आगे क्या कहा कि यहाँ इस्लामाबाद में इन्होंने धरना शुरू कर दिया, लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया। फिर कहते मैंने अपने काबीना के लोगों को कहा कि इनको नहीं छेड़ना, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे। चंद लोगों का ख्याल था कि इन पर लाठी चार्ज होना चाहिए था। मैंने कहा नहीं, ये लाठी चार्ज के बगैर काम ठीक हो जाएगा,
कितने मियाँ साहब ने साबित करने की कोशिश की कि मैं बड़ा जरा ज़बरदस्त आदमी हूँ, मैंने तो ये कहा कि नहीं होना चाहिए। आपने देखा लाठीचार्ज के बगैर काम ठीक हो गया, उनके धरने में 200 300 400 लोग होते थे कि वो वक्त हमने भुगत लिया। लेकिन चीन के सदर पाकिस्तान आ रहे थे, 4 महीने धरने चलते रहे, हमें बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी कि इनको कैसे बुलाएं, लेकिन फिर वो पाकिस्तान आए और उन्होंने कहा कि ये तोहफ़ा है आपके लिए मिस्टर नवाज शरीफ, ये जो सी पैक है हमारी तरफ से आपके लिए तोहफ़ा है चाइना की तरफ से। हम तो चाहते थे कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात मजबूत हों। यानी कि मियाँ साहब लोगों को ये बता रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम को ये बता रहे हैं कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, जिसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर सी पैक, वो नवाज शरीफ के लिए तोहफ़ा था। यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI जो विज़न है शी जिनपिंग का, जो वो बनाना चाह रहे थे, जो अपनी उनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, वो सारी मियाँ नवाज शरीफ के लिए थी। ये तोहफ़ा था मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए। BRI भी गालिबन शायद उन्होंने पहले सी पैक मियाँ साहब को तोहफ़ा देने के लिए सी पैक बनाया और सी पैक क्योंकि अब वो तोहफ़ा दे दिया था तो उसको एक्सटेंड करना था तो उन्होंने BRI बना लिया। मियाँ साहब ने जनाब इसकी बड़ी ज़बरदस्त तौजीह पेश की। बहरहाल आगे वो कहते हैं कि ताल्लुकात हमारे ऐसे थे वैसे थे, मोटरवेज़ बनाए, हमने पावर प्लांट्स बनाए सी पैक के तहत, हुकूमत नहीं बनाई खैबर पख्तूनख्वा में, मौलाना को मना कर दिया। लेकिन उस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में मैंने कहा कि PTI है, तो अगरचे उनके पास मेजॉरिटी नहीं है लेकिन सिंगल लार्जेस्ट वही है, तो उनको बना लेने दें। जब मौलाना ने कहा कि हम मिलकर हुकूमत बना लेते हैं, हम ये इल्ज़ाम ना लें अपने सर कि हमने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को मौका नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि आपका ये फ़ैसला सही साबित नहीं होगा। आप अंदाज़ा लगाएं, 8 फरवरी का इलेक्शन अभी गुजरा है। मियाँ साहब कह रहे हैं कि हमने 2013 के इलेक्शन के बाद मौलाना मेरे पास आए और मैंने कहा कि हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम ज़ाहिर जमहूरी असूलों पे कारबंद हैं, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है इमरान खान की। तो मियाँ साहब ये बताएं कि 9 फरवरी की रात को उनका मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट है उसकी बालकनी के ऊपर चढ़ के जो उन्होंने तकरीर की थी, उस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सी थी? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी PTI बैक्ड कैंडिडेट्स नहीं थे। तो मियाँ साहब ने अपने तमाम उसूलों को तोड़ दिया ना, जो वो कह रहे थे कि हमने उस वक्त इन बुनियादों के ऊपर फ़ैसला किया, मौलाना को कहा कि हम हुकूमत नहीं लेंगे क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं। तो ये 8 फरवरी को या 9 फरवरी को आप अच्छे साबित नहीं हुए। आपने कहा शहबाज शरीफ के ज़िम्मे लगा रहा हूँ कि जाके लोगों से मिलें, पीपल्स पार्टी से और फ़लाँ से और फ़लाँ से, और मिलकर एक इत्तेहादी हुकूमत बनाएं। तो मियाँ साहब ने उस वक्त ये 8-9 फरवरी को उन्होंने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का कोई एहतराम नहीं किया। आगे मियाँ साहब कहते हैं कि हम ये इल्ज़ाम ना लें अपने सर के हमने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को मौका नहीं दिया, हमने आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को भी नहीं छेड़ा। मुझे पार्टी ने कहा कि बड़ा साजगार माहौल है, हम यहाँ हुकूमत बना सकते हैं। मैंने कहा नहीं, इजाज़त नहीं दी, उनकी हुकूमत चलने दी। PTI की होती तो भी यही करते। तो जो 2022 के बाद PTI की हुकूमत खैबर दो तो उन्होंने ख़ुद ख़त्म की ना, पंजाब वाली और खैबर पख्तूनख्वा की, कि इलेक्शंस हो जाएंगे आइन के मुताबिक, आपने वो भी नहीं होने दी। आपने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की जो हुकूमतें हैं वो किस तरीके से ख़त्म हुई सबको मालूम है। तो मियाँ साहब जो माजी के किस्से सुना रहे हैं, मियाँ साहब की मेमोरी एक ख़ास वक्त पर आकर रुक जाती है। 2017 के बाद भी ये दुनिया कायम रही, ये मुल्क कायम रहा, सियासत में बहुत कुछ हुआ, मियाँ साहब ने क्या कुछ नहीं किया। मियाँ साहब डील करके गए, डील करके आए। मियाँ साहब की जमात ने मियाँ साहब की आशीर्वाद से क्या कुछ नहीं किया। अब सबको मालूम है, उनके अपनी पार्टी के अंदर के लोग बताते हैं कि एक्सटेंशन जो है वो तोसी पहले वाली भी मियाँ साहब की आशीर्वाद से हुई थी, जनरल बाजवा की, और बाद में भी उन्होंने ऑफ़र की थी। वो सारी गेम्स मियाँ साहब कर रहे थे और उसको स्पेयर हेड कर रहे थे। वो जो नाम लिया था वो भी एक फ़िक्स्ड मैच था गुजरांवाला जलसे में, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का, वो भी सारा फ़िक्स्ड मैच था। उनके अपने लोग बताते हैं कि ये सब कुछ किस तरीके से हुआ। फिर वो कहते हैं कि जनाब PTI की होती तो यही भी करते, लेकिन उसके बाद कुछ बातें अभी छोड़ रहा हूँ, 28 तारीख को जनरल कौंसिल के इजलास में शायद इनमें से कुछ बातें करूँ। मुझे बताया जाए कि 3 बंदे बैठकर 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करने वाले वज़ीर-ए-आज़म को ज़िंदगी भर के लिए नाअहल कर सकते हैं। दुनिया में कहीं भी सदर और वज़ीर-ए-आज़म को जज नहीं निकाल सकते कि तुमने तनख्वाह नहीं ली बेटे से, 10,000 रियाल तनख्वाह नहीं ली,
नहीं ली तो भाई और भी अच्छी बात है, बुरा क्या है। बहरहाल आगे मियाँ साहब जो हैं वो जजेस के हवाले से अपनी गुफ्तगू करते हैं कि फ़लाँ जज जो है ना वो ये सब कुछ कर रहे थे मेरे ख़िलाफ़। और फिर जस्टिस एजाज़ुल एहसन का, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की वो बात करते हैं और फिर कहते हैं कि आप जवाब दें, आप के पास पहले मियाँ साहब अपने केसेस के बारे में कहते हैं कि एसेट्स बियॉन्ड मीन्स जो है वो कोई केस नहीं बनता, कि आपकी आमदन से ज़्यादा आपके अगर असासे हों तो ये कोई केस नहीं बनता। और यहाँ पर कहते हैं कि इन लोगों से पूछा जाए कि इनके एसेट्स बियॉन्ड मीन कहाँ हैं, तो मियाँ साहब प्रैक्टिकली हैज़ डबल स्टैंडर्ड्स अबाउट इट। बहरहाल मियाँ साहब जो हैं वो आगे इसमें शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी की बात करते हैं, मुख्तलिफ़ बातें करते हैं। वीडियो जो है बड़ी तवील हो जाएगी, लेकिन मियाँ साहब ने ये भी कहा कि हमारे पास जो है वो ऑडियो मौजूद है। अब मियाँ साहब ने ये नहीं बताया कि ऑडियो कहाँ से आई साकिब निसार की। अच्छा, वो ऑडियो जिसकी बारे में बात है उस पर बहुत सारे लोगों का फॉरेंसिक एविडेंस के एतबार से, जिन्होंने कहा कि हमने इसका फॉरेंसिक करवाया, वो कहते हैं कि जो साकिब निसार की ऑडियो है वो जाली है, वो बनाई गई है। बहरहाल इसमें ज़ाहिर है कि अभी इसके ऊपर ये कंक्लूसिव नहीं है, ये मैं नहीं कह सकता। मियाँ साहब ने कुछ जो बातें की हैं, बहरहाल मियाँ साहब ने जो गुफ्तगू की है, जो तकरीर की है, उसके ऊपर मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं कि मियाँ साहब की तकरीर में कोई एक ऐसी चीज़ नहीं थी जो वो माजी में नहीं कह चुके। और मियाँ साहब के इस तमाम ऑर्डील, इस तमाम हिस्ट्री, इस तमाम बयानिए, इन तमाम माजी के वाक़यात के बावजूद, इस तमाम गुफ्तगू को सामने रखते हुए पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी को उन्हें मुस्तरद किया है। अब ये हैरान कुन बात होगी कि वो इन्हीं बातों के ऊपर पाकिस्तान के अवाम को दोबारा कोई जादू कर दें, कोई दम पड़ दें, कोई फूंक दें, कोई उनके दिल जो है वो लोगों के बदल जाएं। बदलने वाले नहीं हैं। मियाँ साहब ने कहा कि महंगाई कम हो रही है, फलां हो रही है, हमारे दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था, ये सब कुछ कर रहा था। ये सबको मालूम है कि क्या कुछ हुआ पाकिस्तान में। हालात ज़ाहिर है कि इमरान ख़ान के दौर में आइडियल नहीं थे, मईशत आइडियल नहीं थी, लेकिन आप जो सूरत हाल PDM के मियाँ साहब के छोटे भाई के दौरे हुकूमत में उनकी आशीर्वाद से जब वो लंदन से बैठकर सारी इंस्ट्रक्शन पास कर रहे थे, तो ये सूरत हाल है। मियाँ साहब को एक नए पैकेजिंग में, एक नए रैपर में डाल के रीलॉन्च करने की कोशिश की है, लेकिन जो इसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर हुआ है, इरफान सिद्दीकी के बयान, दीगर लोगों ने, फिर इन तमाम चीज़ों को मियाँ साहब ने ख़ुद अपने ख़िलाफ़ जो है ना एक महाज खोल लिया। मियाँ साहब ने तो सोचा भी नहीं होगा, उन्होंने कहा होगा मैं तकरीर करूँगा, जो मर्ज़ी कहूँगा कह दूँगा, चल जाएगी बात। लेकिन अब उसमें से छोटे छोटे क्लिप्स निकल कर और अगले 2-3 दिन प्रोग्राम्स के मौज़ूआत में आप देखिएगा कि इस तमाम बात के ऊपर अब बहुत सारे सवालात उठेंगे। देखते हैं कि जनाब और भी बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त शहर इक़्तिदार में, उसके हवाले से इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने हाज़िर हूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।